हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनी। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहा है। साथियों ये जो अपडेट मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ ये छत्तीसगढ़ स्टेट जुडिशरी से है। जी हाँ साथियों, इसी स्टेट जुडिशरी के बारे में हम बात करेंगे। साथियों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि छत्तीसगढ़ व्यवहार न्यायाधीश प्रारंभिक परीक्षा 2011 का लॉ का मैंने पेपर ऑप्ट किया है और इसी पेपर को मैं क्या कराऊंगा आपके सामने एक एक करके सॉल्व कराता हुआ चलूंगा कि जो कि 2011 के एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चंस हैं। तो साथियों बिना देर के हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। देखिए साथियों यहाँ पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं इन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने खुल गया और इसी फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन को आप देखिए कि किसी भी संज्ञेय मामले में पुलिस को अधिकारिता। अब पुलिस को किस प्रकार की अधिकारिता और संज्ञेय का मामला क्या होता है साथियों, तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में कह रहा है किसी भी संज्ञेय मामले में मीन्स कि किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस को अब क्या अधिकारिता प्रदान की गई है। ऑप्शन ए कह रहा है किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की। अब उसको क्या अधिकारिता दिया गया है कि वो किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकता है और ये राइट किसको दिया गया है, पुलिस को दिया गया है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है साथियों कि मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना अपराध की विवेचना करने हेतु ये भी पावर पुलिस को दिया गया है। और ऑप्शन सी को देखिए ए एंड बी दोनों ऑप्शन डी कर रहा है ए अथवा बी। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये सी वाला ही करेक्ट आंसर होगा। कौन सा करेक्ट आंसर होगा साथियों, तो सी वाला करेक्ट आंसर होगा। और इसका जो रेफरेंशियल सेक्शन होगा तो मैं कहूँगा सेक्शन नंबर 156 ऑफ CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन नंबर 156 अगर आप एनालिसिस करते हैं तो एट दैट एज यूजुअल आपको वहाँ पे देखने के लिए यही मिलेगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को आप यहाँ पे एनालिसिस करिए कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या दे रहा है साथियों। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि ऐसा मामला जिसके अंतर्गत संज्ञेय एवं असंज्ञेय अपराध शामिल है। एक ऐसा मामला है जिसके अंतर्गत संज्ञेय और असंज्ञेय मामला दोनों को दोनों हम शामिल कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस सेक्शन 154 में डिफाइन किया गया है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसमें NCR दर्ज कराई जाती है वो सेक्शन नंबर 155 में डिफाइन किया गया है। अब यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि मामला संज्ञेय है, मामला जो है वो कॉग्निजेबल है किंतु असंज्ञेय मामले के भाग हेतु धारा 155 सब क्लास 2 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के अनुज्ञा की आवश्यकता होगी। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कह रहा है कि असंज्ञेय मामले होने से मामले में धारा 155 सब क्लॉज 2 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा की आवश्यकता होगी। ऑप्शन सी की बात कर रहा है, कर संज्ञेय मामले होने से ऐसे मामले में धारा 155 सब क्लॉज 2 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं होगी। किसकी आवश्यकता नहीं होगी, तो इस प्रकार का कोई भी इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं होगी। और डी ऑप्शन को भी एनालिसिस करिए, कह रहा है असंज्ञेय का मामला है किंतु धारा 155 सब क्लास 2 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं होगी। तो साथियों अगर हम इसका ऑप्शन बताना चाहेंगे और करेक्ट ऑप्शन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी वाला ही होगा। क्या होगा साथियों, तो सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। और रेफरेंशियल सेक्शंस की हम बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 155 ऑफ CRPC होगा। जो भी हम क्वेश्चन अभी सॉल्व कर रहे हैं साथियों ये सभी के सभी आपके दंड प्रक्रिया संहिता 1973 से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है और इसी क्वेश्चंस को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एनालिसिस करते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, कर है समन मामला एवं वारंट मामले के वर्गीकरण हेतु मार्गदर्शक तत्व क्या होगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका मार्गदर्शक तत्व किसको कहा जाएगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि विचारण प्रक्रिया, जो भी विचारण की प्रक्रिया होगी विचारण प्रक्रिया अपनाने हेतु निर्धारण के लिए। ऑप्शन बी कह रहा है विवेचना प्रक्रिया अपनाने के निर्धारण के लिए। ऑप्शन सी कह रहा है अभियुक्त को आदेशिका जारी करने हेतु प्रश्न के निराकरण के लिए। और ऑप्शन डी कह रहा है ए एवं सी सही है। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये डी वाला ही करेक्ट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन नंबर हम थर्ड की बात करते हैं तो डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर हम रेफरेंशियल सेक्शंस की बात करते हैं तो दंड प्रक्रिया संहिता की अध्याय, हम डायरेक्ट कहाँ पे बात कर रहे हैं, हम अध्याय चैप्टर्स पे बात कर रहे हैं। और कौन कौन सा चैप्टर यहाँ पे रिलेवेंट हो जाएगा साथियों, तो चैप्टर नंबर आपका 19 यहाँ पे रिलेवेंट हो जाएगा, चैप्टर नंबर 20 यहाँ पे आपका रिलेवेंट हो जाएगा। जब आप चैप्टर नंबर 19 और 20 को ऑब्जर्व करेंगे तो एज यूजुअल चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं, कह रहा है धारा 156 सब क्लॉज 3 दंड प्रक्रिया संहिता में वर्णित शब्द मजिस्ट्रेट का तात्पर्य होता है। जो शब्द मजिस्ट्रेट दिया गया है इस शब्द मजिस्ट्रेट का तात्पर्य क्या होता है, किसका मतलब, मजिस्ट्रेट का मतलब क्या होता है। अब किस मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है, ऑप्शन ए में कह रहा है न्यायिक मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है। ऑप्शन बी में कह रहा है कि विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है। ऑप्शन सी में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है और ऑप्शन डी में
ए अथवा बी की बात कर रहा है अथवा सी की बात कर रहा है। तो साथियों जो फोर्थ नंबर का आपका करेक्ट आंसर होगा ये किसकी बात कर रहा है, ये ए वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीन्स कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है। और ये कहाँ देखने के लिए मिलता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो साथियों मैं कहूँगा 156 सब क्लॉज 3 को आप जब ऑब्जर्व करेंगे तभी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट का मतलब होता है साथियों, न्यायिक मजिस्ट्रेट से मतलब होता है। कभी भी हम मजिस्ट्रेट की बात करते हैं अगर सीआरपीसी में, तो वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम ऑब्जर्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, तो साथियों यहाँ पे कह रहा है कि विवेचना के दौरान वारंट के बिना तलाशी ली जा सकती है। किसकी बात कर रहा है साथियों, कह रहा है कि विवेचना के दौरान वारंट के बिना तलाशी ली जा सकती है। ऑप्शन ए कह रहा है किसी भी पुलिस अधिकारी के द्वारा, ऑप्शन बी कह रहा है किसी विवेचना अधिकारी के द्वारा, ऑप्शन सी कह रहा है ए एवं बी दोनों के द्वारा, ऑप्शन डी कह रहा है ए और बी दोनों के द्वारा। ए अथवा बी की बात कर रहा है। तो साथियों अगर हम 5th नंबर की बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये बी वाला इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। अगर आप कहेंगे कि इसका सेक्शन क्या है, तो मैं कहूँगा कि बिना वारंट तलाशी लेने की अगर हम धारा की बात करते हैं तो धारा 103। कहाँ पे जाएंगे आप, धारा 103 में जाएंगे, धारा 104 में जाएंगे, धारा 153 में जाएंगे आप, धारा 165 में जाएंगे आप, और धारा 166 में के अंतर्गत हो सकता है। इन्हीं सभी चीज़ों के, इन्हीं सभी धाराओं के अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ये सारी चीज़ों को कर सकते हैं कि किसी विवेचन अधिकारी के द्वारा इस प्रकार की तलाशी ली जा सकती है। धारा 103, धारा 104, धारा 153, धारा 165, धारा 166, पूरा का पूरा बंच मैंने आपके सामने यहाँ पे कोडिफाइड करने का, रखने का काम किया है, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 5th का जो करेक्ट आंसर होगा ये बी वाला करेक्ट आंसर होगा। तो साथियों यहाँ पे एकदम आपको डिटेल में एनालिसिस कराया जा रहा है, जो कि PYQs है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और यही क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। ये प्रीवियस ईयर पेपर भी है। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। कर रहा है धारा 162, किसकी बात कर रहा है साथियों, तो धारा 162 दंड प्रक्रिया संहिता के आवश्यक आशय के अंतर्गत कथन शब्द का तात्पर्य है। मीन्स कि इसका जो आशय है इसके अंतर्गत कथन शब्द का तात्पर्य क्या होता है, कथन का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए वचन, ऑप्शन बी संकेत एवं भंगिमा की बात करता है, ऑप्शन सी की बात करता है ए एवं बी दोनों की बात करता है, और ऑप्शन डी केवल ए तथा बी नहीं। तो साथियों अगर हम 6 नंबर की बात करते हैं तो 6 नंबर का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे सी वाला मार्क किया जाएगा। ए एवं बी दोनों की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है साथियों, तो ए एवं बी दोनों की बात यहाँ पे की जा रही है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको देखने के लिए क्या मिल रहा है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में कि धारा 162 दंड प्रक्रिया संहिता के द्वारा किसी कथन को साक्ष्य के रूप में प्रयोग किए जाने हेतु प्रतिबंधित किया गया है, जो लिया गया है। अब इसको कहाँ से एडॉप्ट किया गया है साथियों, तो इसका लिया गया है ऑप्शन ए जांच के दौरान, ऑप्शन बी विवेचना के दौरान, ऑप्शन सी विचारण के दरमियान, और ऑप्शन डी ए तथा बी की बात कर रहा है। तो साथियों जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, विचारण के दौरान की बात कर रहा है। अगर आप कहेंगे कि कहाँ पे ये हमको देखने के लिए मिलेगा, तो मैं कहूँगा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 कहाँ पे साथियों, तो जो सीआरपीसी है, सीआरपीसी की धारा 162 की उपधारा 1 के अंतर्गत, मीन्स की सब क्लॉज 1 के अंतर्गत आपको देखने के लिए ये मिलेगा। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में जो कह रहा है, हाँ कह रहा है संज्ञान लिए जाने के स्तर पर मजिस्ट्रेट को देखना होता है। जब मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा किसी भी प्रकार का संज्ञान लेना होता है, संज्ञान लेने का मतलब क्या होता है, अप्लाइंग हिज जुडिशियल माइंड। जब मजिस्ट्रेट के पास कोई भी केस जाता है तो वो क्या करता है, वो अपना एट दैट टाइम अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करता है। इसी को कहा जाता है कि मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा संज्ञान लिया गया है। ऑप्शन ए क्या दे रहा है, कह रहा है अभियुक्त के विरुद्ध अभिलेख पर कार्यवाही करने हेतु पर्याप्त आधार उपलब्ध है अथवा नहीं। सबसे पहला ये देखता है, ऑप्शन बी में कह रहा है अभियुक्त के विरुद्ध आरोप की रचना करने हेतु प्रथम दर्शनीय आधार है अथवा नहीं। ऑप्शन सी कह रहा है साक्ष्य के सूक्ष्म परीक्षण अथवा मूल्यांकन सामग्री के संदर्भ में करते हुए एवं इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दर्शनीय मामला बनता है, और डी कर रहा है ऊपर से सभी की बात कर रहा है। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये ए वाला ही आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा करेक्ट आंसर होगा साथियों, तो धारा ए वाला ही आपका, मीन्स की क्वेश्चन नंबर 8 का ए वाला ही करेक्ट आंसर होगा। और कहाँ आपको देखने के लिए मिलता है, तो मैं कहूँगा कि रेफरेंशियल सेक्शन नंबर 190 है सीआरपीसी का।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 के अंतर्गत कह रहा है कि आरोप की रचना के स्तर पर त्रुटि अथवा लोप की स्थिति में अगर इस प्रकार से किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि हो जाता है या कोई लोप हो जाता है तो इस स्थिति में क्या किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि यह समस्त परिस्थितियों में सारवान होता है जो कि विचारण को दूषित कर देता है, मीन्स की पूरी के पूरे प्रोसीडिंग्स को ये क्या कर देता है, विसिएट कर देता है, मीन्स कि उसको दूषित कर देता है। ऑप्शन बी की बात करते हैं साथियों, ऑप्शन बी में कह रहा है यह सारवान केवल तब होता है जब इसके परिणाम स्वरूप अभियुक्त के प्रति न्याय की विफलता परिमाणित होती है। और ऑप्शन सी की बात कर रहा है यह सारवान है एवं अभियुक्त दोष मुक्ति का पात्र होता है। और ऑप्शन डी कर रहा है ए एवं सी दोनों की बात कर रहा है। तो साथियों अगर हम 9 की बात करते हैं तो 9 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, बी वाला आपका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। अगर हम BC8 की प्रोसीडिंग की बात करना चाहते हैं तो ये सेक्शन नंबर 464 जब आप ऑब्जर्व करेंगे CRPC का तो वहाँ पे BC8 वाला प्रोसीडिंग आपको देखने के लिए मिलेगा कि किस प्रकार से किसी भी प्रोसीडिंग को क्या किया जा सकता है, दूषित किया जा सकता है, मीन्स की विसिएट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 को ऑब्जर्व करिए, कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 घ के अंतर्गत परिवाद का अर्थ मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी व्यक्ति द्वारा मौखिक अथवा लिखित रूप से अभिकथन है जिसके द्वारा संहिता के अंतर्गत किसी अपराध के संबंध में कार्यवाही करने की अपेक्षा होती है। इसमें शामिल नहीं है, अब क्या शामिल नहीं है, पुलिस रिपोर्ट, ऑप्शन बी पुलिस रिपोर्ट शामिल है, ऑप्शन सी परिवाद एवं पुलिस रिपोर्ट एक समान है, और ऑप्शन डी ऊपर में से कोई नहीं। तो साथियों अगर हम 10 नंबर की बात करते हैं तो 10 नंबर का ए वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा साथियों, तो 10 नंबर का ए वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप कहेंगे कि ये कहाँ आपको दिया है तो मैं कहूँगा कि पुलिस रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो 2 घ को आप पढ़ेंगे। ये क्या है साथियों, ये डेफिनेशन क्लॉजेज है। क्या है, तो ये डेफिनेशन क्लॉजेज है, 2 घ के अंतर्गत आप पढ़ेंगे। अगर आप रीड विथ करना चाहते हैं किसको, पुलिस रिपोर्ट को, तो मैं कहूँगा सेक्शन नंबर 200 से लेकर के सेक्शन नंबर 203 के बीच का रेंज अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, कर रहे समन विचारण के मामले में किसकी बात कर रहा है साथियों, जो समन मामला होता है, समन विचारण के मामले में परिवादी को धारा 257 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत परिवाद वापस लेने हेतु अनुमति मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रदान किया जा सकता है एवं अभियुक्त को दोष मुक्त करा सकते हैं जिसका स्तर होगा। अब इसका स्तर क्या होगा साथियों, तो 11वें नंबर का ऑप्शन देखिए, कर आरोप की रचना के पूर्व, ऑप्शन बी कर अंतिम आदेश पारित करने के पूर्व, ऑप्शन सी कर अभियुक्त परीक्षण दर्ज करने के पूर्व, और ऑप्शन डी कर परिवाद के संज्ञान लेने के पूर्व की बात कर रहा है। तो 11 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों कौन सा होगा, तो 11 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा। और ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, तो मैं कहूँगा सेक्शन नंबर 257 को जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो सेक्शन नंबर 257 ऑफ CRPC के अंतर्गत ही आपको देखने के लिए ये मिलेगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या कह रहा है कि अध्याय 21 किसकी बात कर रहा है साथियों, तो चैप्टर नंबर 21A की बात कर रहा है, जिसमें प्ली ऑफ बार्गेनिंग के बारे में बात कर रहा है। प्ली ऑफ बार्गेनिंग से संबंधित है, ऐसे अभियुक्त के संबंध में लागू नहीं होते हैं जिसके विरुद्ध अपराध का अभियोजन निम्न है। अब कौन सा अपराध में ये लागू नहीं होते हैं, क्वेश्चन देखिए निगेटिव वे में पूछा है, लागू नहीं होते हैं, लागू होते हैं नहीं कर रहा है लागू नहीं होते हैं, निगेटिव टर्म में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन क्या कह रहा है साथियों, कह रहा है स्वेच्छापूर्वक गंभीर उपहति करने के बाबत में, ऑप्शन बी कह रहा है स्वेच्छापूर्वक साधारण उपहति के बाबत में, ऑप्शन सी कह रहा है आपराधिक न्यायभंग के, और ऑप्शन डी कह रहा है स्त्री अथवा बालक जिसकी आयु 14 वर्ष से कम के है विरुद्ध अपराध घटित होने पर। तो साथियों 12 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा, ये 12 वाला का आपका पहले तो आप जान जाइए डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये दंड प्रक्रिया संहिता की अगर हम बात करते हैं तो साथियों मैं कहूँगा सेक्शन नंबर 265 कैपिटल ए पे आप जाएंगे, 265 कैपिटल ए से लेकर के 265 कैपिटल एल तक अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। और अगर इसकी चैप्टर की हम बात करते हैं तो साथियों चैप्टर नंबर 21 को आप तो देख ही रहे हैं, उसी में यहाँ से बताया गया है। और ये जो प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट लिया गया है साथियों, ये अमेरिका के कॉन्सेप्ट से इसको क्या किया गया, इसको अमेरिका से अडॉप्ट किया गया। किसको, चैप्टर नंबर 21 को, चैप्टर नंबर 21 को जो प्ली ऑफ बार्गेनिंग है इसको अमेरिका के कॉन्सेप्ट से अडॉप्ट किया गया। और ये सारे के सारे फैक्ट आपको जानना इंपॉर्टेंट होता है, क्या पता है कब एग्जामिनेशन में पूछ दे। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, कह रहा है ए एवं बी, किसकी बात कर रहा है साथियों, ए एवं बी तलवार धारण कर
एक्स के मकान में उसकी हत्या कर देने के आशय से सहित गए, मीन्स कि उसका हत्या करने के मीन्स तलवार लेकर के उसका हत्या करने के आशय से उसके घर में घुसे। ए एक्स पर हमला करता है। सिचुएशन को समझिए, सिचुएशन क्या कह रहा है ए जो है एक्स पर हमला करता है और इसकी मृत्यु कारित कर देता है। हमला करता है और हमला करने के बाद जाहिर सी बात है, अगर किसी के ऊपर हमला किया जाएगा अगर तलवार से, तो डेफिनेटली वो व्यक्ति मर जाएगा। कह रहा है भारतीय दंड संहिता की धारा जिसके अंतर्गत अपराध का भी दोषी होगा। अब किस के अंतर्गत जो ये होगा ये दोषी होगा, तो साथियों यहाँ पे हम इसके ऑप्शंस को एनालिसिस करेंगे और ऑप्शन को देखेंगे कि किसके लिए उसको दोषी बनाया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए कह रहा है धारा 304 के भाग 1 के बारे में बात कर रहा है, ऑप्शन बी में कह रहा है धारा 302 में, और ऑप्शन सी कह रहा है धारा 302 सपठित धारा 34। यहाँ पे क्या था साथियों, यहाँ पे देखिए ऊपर में से कोई नहीं, आपका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे सी वाला ही करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए कैसे सी वाला आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बन रहा है। साथियों धारा 302 की अगर आप बात करते हैं तो धारा 302 के अंतर्गत आपको क्या देखने के लिए मिलता है, आपको मर्डर का पनिशमेंट देखने के लिए मिलता है। क्या देखने के लिए मिलता है साथियों, तो मर्डर का पनिशमेंट देखने के लिए मिलता है। और जो यहाँ पे धारा 34 दिया है यहाँ पे हमको क्या देखने के लिए मिलता है, हमको CI देखने के लिए मिलता है, मीन्स की कॉमन इंटेंशन देखने के लिए मिलता है, जिसमें हम लोग बारेंद्र कुमार बोस वर्सेस किंग एम्परर का केस भी हम लोग क्या करते हैं, डील आउट करते हैं। तो साथियों इन्हीं सभी चीज़ों को हम क्या करते हैं यहाँ पर देखते हैं। जो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे आपके लिए अभी सी वाला करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि धारा 302 सपठित धारा 34 की हम बात करते हैं। रीड विथ किया जाता है, धारा 302 के साथ हम धारा 34 को रीड विथ करेंगे। धारा ये 34 जो आपको दिख रहा है जिसको हम लोग कॉमन इंटेंशन के नाम से जानते हैं, साथियों ये अकेले कभी नहीं अप्लाई करना, ये अकेले अप्लाई होता ही नहीं है, इसके साथ कोई ना कोई बड़ा सेक्शन इसके साथ काम करेगा। जैसे 302 यहाँ पे काम कर रहा है धारा 34 के साथ साथ, इसी तरह कोई भी मामला होता है धारा 34 अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 की। और क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या दे रहा है, कह रहा है निम्न में से भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत। अब देखिए सभी के सभी क्वेश्चन आपको आईपीसी से दिख रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने सारा का सारा क्वेश्चन दंड प्रक्रिया संहिता 1973 से मीन्स की सीआरपीसी से एनालिसिस किया था। अब 14 नंबर वाले क्वेश्चन को देखिए फिर से, निम्न में से भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सामान्य अपवाद के अंतर्गत नहीं है। देखिए जनरल एक्सेप्शन, अगर जनरल एक्सेप्शंस की हम बात करते हैं तो कहाँ पर दिया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि चैप्टर नंबर 4 को आप एनालिसिस करेंगे। जनरल एक्सेप्शन दिया है सेक्शन नंबर 76 से लेकर के सेक्शन नंबर 106 के अंतर्गत आपको जनरल एक्सेप्शंस दिया है। और यहाँ पे आपको क्या दिया है, आपको यहीं पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंसेस के बारे में दिया है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंसेस ऑफ बॉडी दिया है और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंसेस ऑफ प्रॉपर्टी दिया है। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको क्या किया है यहाँ पे बताया गया है। और 14 नंबर वाले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि इसके अंतर्गत सामान्य अपवाद के अंतर्गत नहीं है। ऑप्शन ए की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है 7 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा किया गया कार्य। किसकी बात कर रहा है साथियों, जो 7 वर्ष से कम आयु के बालक हैं उनके द्वारा अगर किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य किया है। अगर बी वाले की हम बात करते हैं, ऐसे व्यक्ति का कार्य जो मानसिक अवस्थता के कारण से कार्य की प्रकृति को जानने में ऐसे समय में असमर्थ था। मीन्स कि इस टाइप का जो उसने वर्क किया, जो उसने ऑफेंस किया, उस नेचर को ही जानने में वो क्या था, वो असमर्थ था, उसकी बात करते हैं। ऑप्शन नंबर सी की हम बात करते हैं, कार्य जो शराब का सेवन उपरांत व्यक्ति द्वारा किया गया। मीन्स कि शराब पीने के बाद और उस नशे के बाद अगर इस प्रकार का काम किया गया है तब। और ऑप्शन डी की बात कर रहा है, कह रहा है 7 वर्ष से अधिक एवं 12 वर्ष से कम आयु के बालक जो अपरिपक्व समझदारी का होते हुए भी ऐसा कार्य करता है, जिसको डोली कैपेक्स और डोली इन कैपेक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। और यहाँ पे बात करता है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा 14 का साथियों, यहाँ पे सी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा साथियों, तो सी वाला करेक्ट आंसर होगा। अगर आप कहेंगे कि ये कहाँ पर दिया है, तो मैं कहूँगा कि इंडियन पेनल कोड का सेक्शन नंबर 85 और सेक्शन नंबर 86 को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, और उसी के साथ साथ एक केस आता है हमारे पास जिसको हम लोग DPP वर्सेस वियर्ड के नाम से जानते हैं। और इस केस लॉ को भी आप क्या करेंगे, आप रखेंगे अपने दिमाग में, क्योंकि इस केस लॉ से भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, कह रहा है पत्नी असाध्य रोग से पीड़ित है। अगर किसी की पत्नी है किसी भी गंभीर बीमारी से, असाध्य रोग से क्या है, पीड़ित है, वो अपने पति से उसे जहर देने की मांग करती है। क्या करती है, कह रही है कि वो बहुत ज़्यादा मीन्स की बिस्तर पे है और काफ़ी 1 महीने से या 2 महीने से मान लीजिए कि बिस्तर पे है, उसको पैरालाइज हो गया, कुछ भी हो गया है, व्हाटएवर जो भी बीमारी हो, और वो उससे कह रही है कि मुझे जहर दे दो कि मैं खा लूँ और मैं क्या हो जाऊँगा, मर जाऊँ। पति के द्वारा पत्नी को पीड़ा एवं कष्ट से मुक्त करने हेतु सद्भावना पूर्वक जहर दे दिया जाता है। यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, जो हस्बैंड के द्वारा जो भी जहर यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, सिचुएशन को समझिए, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे आपसे
पूछ रहा है। मीन्स कि जो भी पत्नी है, जो उसकी पत्नी बीमार है, अगर पति के द्वारा गुड फेथ में सद्भावनापूर्वक, जब सद्भावनापूर्वक की बात आएगी तब हम सेक्शन नंबर 52 ऑफ इंडियन पिनल कोड के पास जाएंगे। यहाँ पे गुड फेथ की बात की जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप पत्नी की मृत्यु हो जाती है। पति के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? अगर इस प्रकार से अगर जहर दे देता है और असाध्य रोग से इसकी पत्नी पीड़ित रहती है, तो पति के द्वारा अब ये कौन सा ऐसा ऑफेंस कर दिया गया? ऑप्शन ए कर रहा है कोई अपराध नहीं है। पहले तो ऑप्शन ए कह रहा है कि कोई अपराध नहीं है, ऑप्शन बी कह रहा है हत्या है, ऑप्शन सी कह रहा है लापरवाही पूर्वक मृत्यु कारित कर देने का अपराध है, और ऑप्शन डी कह रहा है हत्या की कोटि में न आने वाला सदोष मानववध है, जो कि आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है? तो साथियों अगर हम बात करते हैं जो कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की बात करते हैं, सेक्शन नंबर 299 और सेक्शन नंबर 300 को आप क्या करते हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं, वहीं पे आपको देखने के लिए मिलता है। और इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये डी वाला, पहले तो आप जान लीजिए डी वाला इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। और ये कहाँ पे फॉल करेगा? तो सेक्शन नंबर 300 के अपवाद नंबर 5 को आप एनालिसिस करेंगे तो अपवाद नंबर 5 के अंतर्गत ये क्या करेगा, इसको फॉल किया जाएगा। और साथियों आप सभी लोगों को पता है कि हमारे देश में एक्टिव यूथनेसिया और पैसिव यूथनेसिया के भी कॉन्सेप्ट को लाया गया था, और वो केस कौन सा रहा था? तो साथियों वो केस था अनुरा रामचंद्र शानबाग का मामला था, जिसमें एक्टिव यूथनेसिया को क्या किया गया था, कंसीडर किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करते हैं, तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? तथ्य की भूल को दंड विधि के अंतर्गत क्षमा किया जाता है क्योंकि ऑप्शन ए कह रहा है ऐसा लोकहित में होता है, ऑप्शन बी कहता है इसमें कोई आपराधिक मनस्थिति नहीं होता, ऑप्शन सी कह रहा है यह एक भूल मात्र है, और ऑप्शन डी कह रहा है यह न्यायालय के हित में होता है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 16 की बात करते हैं तो साथियों ये जो करेक्ट आंसर इसका होगा ये बी वाला। सबसे तो पहले आप जान जाइए क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ये बी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक। और ये हमको कहाँ देखने के लिए मिलता है? तो मैं कहूँगा कि दंड संहिता की धारा 76 से लेके, कहाँ से साथियों, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, दंड संहिता मीन्स की दंड प्रक्रिया संहिता मीन्स की आईपीसी की अगर हम बात करते हैं, आईपीसी सेक्शन नंबर 76 से लेकर के सेक्शन नंबर 79 पर ये क्या होता है, सेक्शन 79 तक ये आधारित होता है, जो कि एक हमारे पास लीगल मैक्सिम है, और उसी लीगल मैक्सिम पे ये क्या होता है, ये बेस्ड होता है। लीगल मैक्सिम की अगर हम बात करते हैं तो मैं लिखूंगा नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। इग्नोरेंसिया ऑफ फैक्ट किसकी बात करता है साथियों? कह रहा है इग्नोरेंसिया ऑफ फैक्ट इज नॉट एक्सक्यूजेस। जो इग्नोरेंसिया होता है फैक्ट का उसको एक्सक्यूज नहीं किया जा सकता है, बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूजेज, मीन्स कि लॉ की गलती को यहाँ पे क्षम्य नहीं किया जाएगा। अगर इसी सूक्ति को हम हिंदी में आपको बताना चाहें तो कहा जाता है तथ्य की भूल क्षम्य है, परंतु विधि की जो भूल होती है वो क्षम्य नहीं होती, जो कि सेक्शन नंबर 76 से लेकर के 79 के बीच में हमको देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 17 की बात करते हैं तो क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न के संबंध में केवल तैयारी भी अपराध है। अब कल भी ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा था जब हम 2008 के पेपर को एनालिसिस कर रहे थे, और आज 2011 का पेपर एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप देखिए कल भी ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला था कि क्या कह रहा है कि निम्न के संबंध में कौन केवल तैयारी भी अपराध है। ऑप्शन ए कह रहा है चोरी, ऑप्शन बी कह रहा है हत्या, ऑप्शन सी कह रहा है डकैती, और ऑप्शन डी कह रहा है बलात्कार। तो साथियों अगर हम 17 नंबर की बात करते हैं तो 17 नंबर का कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? तो सी वाला ही करेक्ट आंसर होगा। और ये कहाँ कहाँ आपको देखने के लिए मिलता है? रेफरेंशियल सेक्शन की हम बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 399 को सबसे पहले आप देखेंगे, फिर सेक्शन नंबर 122 को आप देखेंगे, और फिर सेक्शन नंबर 126 को देखेंगे। और ये क्या होता है, ये इसका जो प्रिपरेशन ही होता है साथियों, ये प्रिपरेशन इसका क्या होता है, ये ऑफेंस के कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन नंबर 18 को आप ऑब्जर्व करिए, कह रहा है निम्न में से किस अपराध में आशय आवश्यक तत्व नहीं है, मीन्स का जो इंटेंशन होता है इसको आवश्यक तत्व नहीं माना जाता है। तो साथियों ऑप्शन ए कह रहा है सदोष मानववध में, ठीक, ऑप्शन बी कह रहा है मानहानि में, ऑप्शन सी कह रहा है हमला में, और ऑप्शन डी कह रहा है द्विविवाह में। तो साथियों आपका जो करेक्ट आंसर 18 का होगा ये क्या होगा, ये 18 का आपका करेक्ट आंसर जो होगा साथियों ये डी वाला ही होगा, और इसी की बात हम कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके लिए बन रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है साथियों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है क्वेश्चन नंबर 19 आ रहा है, और क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं तो क्या कह रहा है साथियों यहाँ पे कि धारा 34 भारतीय दंड संहिता स्थापित करने हेतु, जो धारा 34 की अगर हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 34 ऑफ इंडियन पेनल कोड की हम बात करते हैं तो क्या कहता है? ऑप्शन ए कोई खुलकर किया गया कार्य प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है, केवल सामान्य आशय प्रमाणित करना आवश्यक होता है, ऑप्शन ए।
ऑप्शन बी की बात करते हैं, सामान्य आशय एवं खुलकर किया गया कार्य दोनों को प्रमाणित करना होता है। ऑप्शन सी की हम बात करते हैं, सामान्य आशय प्रमाणित करना आवश्यक नहीं है किंतु खुलकर किया गया कार्य को प्रमाणित करना आवश्यक है, और उपर्युक्त के सभी की बात कर रहा है। तो साथियों अगर हम 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 19 का आपका ए वाला करेक्ट आंसर होगा। सबसे तो पहले आप ये जानिए, जब हम सेक्शन नंबर 34 की बात करते हैं, ये हमारा कॉमन इंटेंशन की बात करता है, और जब ये कॉमन इंटेंशन की बात करता है तो कहता है इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, मीन्स कि उसके फर्दरेंस में ये काम होना चाहिए। सेक्शन नंबर 34 हमारा ये बताता है। लेकिन जब हम यहीं पर सेक्शन नंबर 149 की हम बात करते हैं तो ये साथियों कहता है इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करता है। किसकी बात करता है साथियों? तो ये प्रोसिक्यूशंस की बात करता है सेक्शन नंबर 149। और ये दोनों सेक्शन ऐसे हैं, सेक्शन नंबर 34 और सेक्शन नंबर 149, जो कि बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि धारा 64 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जुर्माना राशि की अदायगी नहीं होने के मामले में कारावास का दंड क्या होगा। यहाँ पे जो कारावास दिया जाएगा उसका दंड क्या होगा? ऑप्शन ए कह रहा है अपराधी को कोई भी अन्य कारावास के दंड से अतिरिक्त होगा। ऑप्शन बी कह रहा है किसी अन्य कारावास के दंड के साथ समानांतर होगा। ऑप्शन सी कह रहा है किसी अन्य कारावास के दंड के अतिरिक्त नहीं होगा। और ऑप्शन डी कह रहा है बी एवं सी दोनों की बात कर रहा है। तो साथियों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा वो ए वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। और ये कहाँ पर देखने के लिए मिलता है? तो मैं कहूँगा कि सेक्शन नंबर जब आप 64 को आप ऑब्जर्व करेंगे और उसमें पैरा नंबर 3 है, पैरा नंबर 3 को आप ऑब्जर्व करेंगे तो एज यूजुअल चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करते हैं। कर है धारा 76, बार बार मैं जनरल एक्सेप्शंस के पास लेकर के जा रहा हूँ जब सेक्शन नंबर 76 आ रहा है, क्योंकि 76 से 106 का जो मामला होता है बहुत ही क्रूशियल होता है, बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला मामला होता है। कह रहा है धारा 76 भारतीय दंड संहिता की व्यवस्था के अनुसार ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। अब कैसे व्यक्ति के द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है? ऑप्शन ए की हम बात करते हैं, जो तथ्य की भूल की स्थिति में सद्भावनापूर्वक विश्वास करता है कि विधि अनुसार ऐसा कार्य करने हेतु पाबंद है। ऑप्शन बी की हम बात करते हैं, कह रहा है विधि की भूल सहित सद्भावनापूर्वक जो विश्वास करता है कि विधि के अंतर्गत ऐसा कार्य करने हेतु वह पाबंद है। ऑप्शन सी की बात कर रहे हैं, तथ्य की भूल होते हुए भी जो विश्वास करता है नैतिक कारणों से वो ऐसा करने हेतु पाबंद है। और ऑप्शन डी की बात करता है, ऊपर के सभी की बात करता है। तो 21 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, सबसे तो पहले आप जानिए 21 का ए वाला आपका करेक्ट आंसर है। और ये कहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा? तो मैं कहूँगा सेक्शन नंबर 76 से लेकर के सेक्शन नंबर 79 तक। अभी मैंने एक लीगल मैगजीन भी बताया था कि क्या है, तथ्य की भूल साक्ष्य है, विधि का भूल क्षम्य नहीं है। मीन्स कि जो तथ्य का भूल है वो क्षम्य होता है, जो तथ्य का भूल होता है उसको क्षम्य किया जा सकता है, लेकिन जो विधि का भूल होता है, विधि के भूल को क्षम्य नहीं किया जा सकता है। और ये हमको कहाँ देखने के लिए मिलता है? सेक्शन नंबर 76 से लेकर के सेक्शन नंबर 79 के बीच में हमको देखने के लिए एज यूजुअल मिलता है। क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात करते हैं। तो कह रहा है कि बलात्कार एवं अप्राकृतिक तृप्ति के आशय में किए गए हमले के मामले में निजी प्रतिकर का अधिकार उस सीमा तक होता है जिसमें स्वेच्छापूर्वक, ऑप्शन ए की बात कर रहा है, क्या कर रहा है? कह रहा है कि कोई भी क्षति पहुंचाई जा सकती है जिसमें मृत्यु शामिल है। ऑप्शन बी की बात कर रहा है, कोई भी क्षति पहुंचाई जा सकती है किंतु यह क्षति मृत्यु से पृथक होगी। ऑप्शन सी कर रहा है कोई भी क्षति जो गंभीर क्षति से पृथक होगी। और ऑप्शन डी कर रहा है बी एवं सी दोनों की बात कर रहा है। तो 22 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों कौन सा होगा? 22 का आपका करेक्ट आंसर ए वाला होगा। और आप देखेंगे कि कहाँ पे ये दे रहा है, तो मैं कहूँगा सेक्शन नंबर 377 को आप कैसे भूल सकते हैं, जिसमें नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ का मामला दिया गया था। ठीक, और इसको क्या किया गया था? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इसको क्या कर दिया गया था? पार्सली रूप से, टोटली नहीं, 2018 में नवतेज सिंह जौहर को मामले को पार्सली रूप से क्या किया गया था? इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जो भी फैक्ट हो सकते हैं साथियों, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बार बार इंपॉर्टेंट हो रहा है, उन सभी चीज़ों को आप देख रहे होंगे कि मैं रिपीट करके आपको यहाँ पे बताने का काम कर रहा हूँ। साथियों बस आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में प्लीज़ शेयर करिए कि हमारा जो लॉ विथ रोनित का ये फैमिली है ये थोड़ा सा और बड़ा हो। और ये सिर्फ आप ही लोग हमारे मीडियम हैं जिससे कि मैं कह सकता हूँ, बाकी मैं कहीं पे एडवर्टाइजमेंट इसका करता भी नहीं हूँ। थंबनेल पे भी देखते होंगे मैं कुछ अब लिख नहीं रहा हूँ, बस आप ही लोग इसका एडवर्टाइजमेंट अब जैसे भी हो आप लोग ही देखिएगा। मैं पूरा का पूरा आपको करा दूंगा ये छत्तीसगढ़ वाला जो भी एग्जामिनेशन का प्रीवियस ईयर पेपर है। साथ ही साथ
इसमें जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपके माइनर एक्ट से, माइनर एक्ट भी मैं आपको कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर रहे हैं। धारा 149 भारतीय दंड संहिता, मैं अभी सेक्शन नंबर 34 को और सेक्शन नंबर 149 को मैंने बताया। इसमें कॉमन इंटेंशन के बारे में बताया था और इसमें कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था। इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, इन दोनों सेक्शन नंबर 34 और सेक्शन नंबर 49 को मैंने बताया था। मैं जानता था कि यहाँ से क्वेश्चन बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अब देखिए कर रहा है धारा 149 भारतीय दंड संहिता, ये क्या बताता है? तो कह रहा है घोषणात्मक प्रावधान है। ऑप्शन बी कह रहा है पृथक अपराध गठित करता है। ये क्या करता है? ये पृथक पृथक, ये अलग अलग अपराध घोषित करता है। कौन? सेक्शन नंबर 149 ये कहता है इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, सबका ऑब्जेक्ट क्या मांग रहा है? सबका ऑब्जेक्ट मान रहा है कि एक ही जैसा है, एक ही समान, सबका ऑब्जेक्ट जो है वो कॉमन है। लेकिन जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 34 की, तो ये कॉमन इंटेंशन की बात करता है। और कॉमन इंटेंशन के अंतर्गत क्या आता है साथियों? जब हम कॉमन इंटेंशन की बात करते हैं तो उसमें कहा जाता है कि सभी लोगों का क्या था? सामान्य आशय था। किसी के घर चोरी करना है तो 1 का भी आशय था, 2 का भी आशय था, 3 का भी आशय था और 4 का भी आशय था। ये सबका क्या था? सामान्य आशय था। और जो 23 नंबर का आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये बी वाला ही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए के द्वारा जेड को क्षति के भय में डालकर बेईमानी पूर्वक जेड को प्रेरित किया जाता है कि वह कोरा चेक पर हस्ताक्षर करते हुए ए को प्रदान करें। मीन्स कि सादे कागज़ पे वो, मीन्स कि सादे चेक पे उसका सिग्नेचर करे और उसको दे दे। जेड के द्वारा चेक पर हस्ताक्षर कर ए को प्रदान किया जाता है। ए अपराधी होगा। ए को अब किस प्रकार का यहाँ पे अपराधी माना जाएगा साथियों? तो चोरी का, ऑप्शन बी भय दो का, लूट का और भय दोहन करने के प्रयत्न का। तो साथियों अगर 24 नंबर की हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो आप जानिए ये भय दोहन का यह अपराध है। इसमें क्या किया जा रहा है? आपको भय दिया जा रहा है। और आप कहेंगे कि कहाँ दिया है? तो मैं कहूँगा सेक्शन नंबर 383 को आप देखेंगे और उसके दृष्टांत घ को जब आप देखेंगे तो वहाँ पे एज यूजुअल चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगा। और साथ ही साथ इसमें रीड विथ सेक्शन नंबर 384 भी कर लीजिएगा। सिर्फ 383 घ को ही ना पढ़िएगा, 384 को भी एक बार पढ़ लीजिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में। अब क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए एवं बी का संयुक्त विचारण, क्या कर रहा है साथियों? ज्वाइंट ट्रायल की बात कर रहा है। कर रहा है ए एवं बी का संयुक्त विचारण सी की हत्या कर देने हेतु होता है। यह सिद्ध किया जाता है कि ए ने कथन किया कि बी तथा मैंने मिलकर सी की हत्या की है। उपरोक्त सिद्ध की गई स्वीकृति के प्रभाव पर न्यायालय के द्वारा विचार किया जा सकता है। अब न्यायालय के द्वारा किस प्रकार का विचार किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए कर रहा है केवल ए के विरुद्ध, ऑप्शन बी कर रहा है ए तथा बी दोनों के विरुद्ध, और ऑप्शन सी कर रहा है केवल बी के विरुद्ध, और ऑप्शन डी कर रहा है कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पे जो 25 का करेक्ट आंसर होगा आपका सी वाला ही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये हम कहाँ देखने के लिए मिलता है? तो हम कहेंगे कि भारतीय दंड अधिनियम की धारा 30 को जब हम देखेंगे तो वहाँ पे हमको देखने के लिए मिलेगा। और ये कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है? तो साथियों ये आपका इंडियन क्या कहते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मीन्स कि इंडियन एविडेंस एक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। अब क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए क्या कह रहा है कि ए के द्वारा बी के विरुद्ध धन की वसूली का वाद लाया जाता है जिसका आधार उसके बही खाता में है, जो दर्शित करता है कि बी उसका ऋणी है। यह इंद्राज वो आगे जो भी होगा ये लिखा होगा। ऑप्शन ए कर है दायित्व निर्मित करने हेतु सुसंगत एवं पर्याप्त है। मीन्स कि इस प्रकार का दायित्व निर्मित करने हेतु ये क्या है? ये सुसंगत है, रेलिवेंट है और पर्याप्त है। ऑप्शन बी की हम बात करते हैं, कर ऋण के प्रमाणन में अन्य साक्ष्य के न होने की स्थिति में सुसंगत है किंतु पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन सी कर सुसंगत नहीं है। ऑप्शन डी कर ऊपर में से कोई नहीं। तो साथियों 26 की अगर हम बात करते हैं तो 26 का आपका क्या होगा? 26 का बी वाला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इसकी बात करते हैं कहाँ पे है? तो सेक्शन नंबर 34 के दृष्टांत पर ये आधारित है। और दृष्टांत कौन है? धर्मचंद्र जोशी बनाम सत्यनारायण बजाज का एक मामला आया था और उसी मामले पे ये क्या है? उसी मामले पे ये बेस्ड माना जाता है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है साथियों? तो क्वेश्चन नंबर 27 में यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी प्रतिपादन असत्य है। यहाँ पे आपसे निगेटिव वे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा यहाँ पे असत्य है। तो ऑप्शन को आप एनालिसिस करिए कि कौन सा यहाँ पे असत्य है। सबसे पहले अगर हम ऑप्शन को एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन ए आ रहा है, कह रहा है साक्षी जो बोलने में असमर्थ है सक्षम साक्षी नहीं है।
ऑप्शन बी की बात कर रहे हैं, गूंगे साक्षी के द्वारा लिखत में अथवा संकेतों द्वारा साक्ष्य दिया जा सकता है। ऑप्शन सी की बात कर रहा है, लेख लिखत में वह संकेत खुले न्यायालय में किया जाना चाहिए। और ऑप्शन डी की बात कर रहा है इस प्रकार से दिया गया सापेक्ष साक्ष्य को मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। तो साथियों 27 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा, 27 का ए वाला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप कहेंगे कि ये कहाँ दिया है, तो मैं कहूँगा इंडियन एविडेंस एक्ट का, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का धारा 118 और धारा 119 को अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको एज अ रेफरेंस के तौर पे देखने के लिए मिल जाएगा कि क्या एक गूंगे व्यक्ति के द्वारा कोई भी साक्ष्य दिया जाता है तो उसको कौन सा साक्ष्य माना जाता है। मैं कहूँगा उसको ओरल साक्ष्य माना जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। दहेज हत्या के मामले में उपधारणा करने हेतु प्रावधान साक्ष्य अधिनियम की निम्न धारा में दिया गया। ऑप्शन ए 113 ए, ऑप्शन बी 114 ए, ऑप्शन सी 113 बी, ऑप्शन डी धारा 114 बी में। अगर 28 नंबर की हम बात करते हैं तो 28 नंबर का जो आपका साथियों करेक्ट आंसर होगा ये सी वाला ही यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि दहेज प्रतिषेध अधिनियम हमारे पास आया था। क्या आया था? डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आया था, और उसी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंतर्गत इसको डाला गया था 113 बी को। और ये कब आया था? तो साथियों ये 1872 का कानून है और 1986 में क्या किया गया था, हमारा लाया गया था। ठीक, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जो इकरारनामा होते हुए भी पक्षकार के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों से युक्त है के संबंध में उपधारणा का प्रावधान साक्ष्य अधिनियम की निम्न धारा के अंतर्गत है। अब किस धारा के अंतर्गत किया गया है साथियों? तो क्वेश्चन नंबर 29 की हम बात करते हैं तो ऑप्शन ए कर रहा है 85, ऑप्शन बी कर रहा है 85 को, ऑप्शन सी कर रहा है 85 को और ऑप्शन डी कर रहा है 85 गो की बात कर रहा है। और साथियों हम 29 नंबर की बात करते हैं तो 29 नंबर आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये बी वाला ही आपका करेक्ट आंसर होगा, 85 को की बात कर रहा है, जो कि हमको कहां से देखने के लिए मिलता है? तो साथियों जो हमारे पास सूचना अधिनियम आता है जिसको हम लोग आईटी एक्ट के नाम से जानते हैं, मींस की आईटी एक्ट सन 2000 का है। आईटी एक्ट सन 2000 से इसको क्या किया गया था, इसको लिया गया था और उसी के बाद से इसको क्या किया गया था, अमेंड करके जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि प्रमाण का मानक होता है। अब जो प्रमाण होता है, प्रमाण का मानक क्या होता है? प्रमाण का मानक ऑप्शन ए में कह रहा है सिविल एवं दांडिक मामले में समान होता है। ऑप्शन बी कह रहा है सिविल मामलों की तुलना में दांडिक मामलों में बहुत ऊंचा होता है। ऑप्शन सी कह रहा है सिविल मामलों की तुलना में दांडिक मामलों में नीचा होता है। ऑप्शन डी कह रहा है ए तथा सी सही है। तो साथियों अगर हम 30 नंबर की बात करते हैं तो 30 नंबर का आपका बी वाला यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका ऑप्शन 100% सही होगा। अगर आप कहेंगे कि कहाँ से कहाँ तक है तो मैं कहूँगा कि सेक्शन नंबर 101 से लेकर के 114 इंडियन एविडेंस एक्ट को आप देख लेते हैं तो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 31 की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है साक्ष्य विधि के अंतर्गत उपधारणाएं होती हैं। अब क्या प्रिजम्पशंस होते हैं, उस प्रिजम्पशंस के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है तथ्य की उपधारणा होती है, ऑप्शन बी कह रहा है विधि की उपधारणा होती है, ऑप्शन सी कह रहा है ए एवं बी दोनों की बात कर रहा है और ऑप्शन डी कह रहा है कि केवल बी एवं ए नहीं की बात कर रहा है। तो 31 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों ये सी वाला ही करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया जाएगा। अगर इसको देखना है तो आप क्या देखेंगे, तो मैं कहूँगा कि सेक्शन नंबर 3 आप देखेंगे किसका, इंडियन एविडेंस एक्ट का, और देखना है तो क्या देखेंगे, सेक्शन नंबर इसका 6 देखेंगे किसका, इंडियन एविडेंस एक्ट का। यहाँ पे ये रेलिवेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 की हम बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, तो क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है तथ्य जो एक ही समव्यवहार के अंग है सुसंगत होते हैं। किसकी बात कर रहा है साथियों, एक ही समव्यवहार के अंग होते हैं जिसको रेस गिस्टे के नाम से भी हम लोग प्यार से इसको रेस गिस्टे के नाम से भी हम लोग जानते हैं। साथियों यहाँ पे कह रहा है ऑप्शन ए धारा 5 साक्ष्य के अंतर्गत नहीं है, ऑप्शन बी धारा 6 साक्ष्य के अंतर्गत, ऑप्शन सी धारा 7 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत, धारा 8 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत। तो साथियों ये सभी को पता है कि ये कहाँ दिया है, ये ऑप्शन नंबर बी के अंतर्गत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33 की हम बात करते हैं। 33 में देखिए आप क्या दे रहा है, कह रहा है साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत किसकी बात करता है साथियों, तो जो साक्ष्य अधिनियम है इसकी धारा 9 के अंतर्गत क्या देखने के लिए मिलता है। ऑप्शन ए की बात कर रहा है संदिग्ध व्यक्ति की शिनाख्त कार्यवाही सुसंगत होती है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी जंगम वस्तुओं की शिनाख्त कार्यवाही सुसंगत होती है, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों सुसंगत है, ऑप्शन डी की बात करते हैं केवल ए सुसंगत है एवं बी सुसंगत नहीं है। तो 33 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों यहाँ पे सी वाला ही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहीं पे क्या बात किया जाता है, यहीं पे टीआईपी की बात किया जाता है। कि किस चीज़ की बात की जाती है साथियों, तो टीआईपी की बात यहीं पे किया जाता है, जो कि सेक्शन नंबर 9 हमारा है इंडियन एविडेंस एक्ट का। क्वेश्चन नंबर 34 की अगर हम बात करते हैं
तो क्या कर रहा है, कर रहा है धारा 27। किसकी बात कर रहा है साथियों, धारा 27 जैसे ही आ जाता है तो हम क्या कहते हैं, हम धारा 27 को डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट के नाम से जानते हैं। कर रहा है धारा 27 साक्ष्य अधिनियम लागू होता है। ये कहाँ पे लागू होता है, ऑप्शन ए की अगर हम बात करते हैं तो किसी तथ्य के प्रकटीकरण के संबंध में जो पुलिस की पूर्व जानकारी अन्य सूत्रों से नहीं होती है, नहीं होते हुए सर्वप्रथम अभियुक्त के द्वारा की जाती है तो उसी सूचना से प्राप्त होती है, और इसी को हम लोग प्यार से डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट के बारे में जानते हैं। क्या होता है साथियों, तो डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट के नाम से इसको जानते हैं, डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट के नाम से जानते हैं। जैसे कि क्या होता है कि अगर किसी के द्वारा अगर कोई मर्डर कर दिया जाता है और मर्डर करने के बाद उसको पुलिस पकड़ लेती है, तो पुलिस उससे पूछती है कि किस चीज़ से मर्डर किया है। अब उसको 3rd डिग्री जब पुलिस देती है तो वो कहता है कि साहब हमने चाकू से मर्डर किया है। तो पुलिस कहती है कि बताओ चाकू कहाँ रखे हैं, तो वो ले जा करके अगर वो दिखाता है एट दैट टाइम तो उसको क्या कहा जाता है, वो डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट के अंतर्गत आता है। और 34 का आपका ये वाला ही करेक्ट आंसर होगा, इसका कोई एक्सप्लेनेशन देने की अब आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर जो 35 है आपका, क्वेश्चन नंबर 35 को एनालिसिस करिए। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि पक्षकारों के द्वारा, किसकी बात कर रहा है साथियों, तो कह रहा है पक्षकारों के द्वारा तथ्य जिसको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती है शामिल है। इसके अंतर्गत अब किसको शामिल किया गया, ऑप्शन ए तथ्य जिसके संबंध में न्यायिक अपेक्षा की जाती है, ऑप्शन बी तथ्य जिसे पक्षकार के द्वारा सुनवाई में अथवा उसके पूर्व स्वीकार किया जाता है, ऑप्शन सी ए अथवा बी कोई नहीं, ऑप्शन डी ए अथवा ए एवं बी दोनों की बात करते हैं। तो 35 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये डी वाला ही आपका क्या होगा, 35 का डी वाला ही करेक्ट आंसर होगा। और ये आप कहाँ देखेंगे, तो मैं कहूँगा सेक्शन नंबर 56 और सेक्शन नंबर 58 को आप क्या करेंगे, आप इंडियन एविडेंस एक्ट को ऑब्जर्व करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि धारा 92 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत समव्यवहार के वास्तविक प्रकृति को स्पष्ट करने हेतु मौखिक साक्ष्य ग्राहक होता है। क्या होता है साथियों, जो मौखिक साक्ष्य होता है वो ग्राह्य होता है। तो कब होता है, ऑप्शन ए जब दस्तावेज अपने आप में पूर्ण होता है, ऑप्शन बी जब दस्तावेज में संविदा की सभी शर्तों का उल्लेख होता है, ऑप्शन सी जब दस्तावेज में संविदा की सभी शर्तों का उल्लेख नहीं होता है, और ऑप्शन डी ऊपर के सभी की बात कर रहा है। तो साथियों 36 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा, 36 का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, किसकी बात कर रहा है साथियों, तो सी की बात कर रहा है। अगर हम बात करते हैं कि सर्वोत्तम साक्ष्य का नियम हम किसको किसको कहते हैं, तो मैं कहूँगा कि सेक्शन नंबर 60 को, सेक्शन नंबर 64 को और सेक्शन नंबर 91 को, जिसको हम लोग बेस्ट एविडेंसेस के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 को आपने ऑब्जर्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 37 को आप देखिए क्या कह रहा है, 37 में कह रहा है धारा 122 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत विवाह के दरमियान पति अथवा पत्नी के द्वारा किया गया संवाद की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है साथियों, पति अथवा पत्नी के द्वारा किया गया, मीन्स दोनों के द्वारा बात की बात कर रहा है। मीन्स कि उसको क्या कहा जाता है, उसको विशेषाधिकार कहा जाता है। मीन्स कि हस्बैंड और वाइफ अब क्या वो कॉन्फिडेंशियल में बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन ए देखिए, कह रहा है विशेषाधिकार युक्त संवाद है जो तलाक द्वारा विवाह के विच्छेद अथवा मृत्यु पर भी कायम रहता है। ऑप्शन बी कह रहा है तलाक द्वारा विवाह के विच्छेद अथवा मृत्यु की दशा में संवाद का विशेषाधिकार कायम नहीं रहता है। ऑप्शन सी कह रहा है तलाक द्वारा विवाह के विच्छेद की स्थिति में विशेषाधिकार कायम नहीं रहता है, किंतु मृत्यु होने की दशा में विशेषाधिकार कायम रहता है। साथियों अगर हम बात करना चाहें कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो मैं आपसे बार बार कहूँगा कि सेक्शन नंबर 122 को आप इंडियन एविडेंस एक्ट को खोलेंगे तो वहीं पे एज यूजुअल आपको लिखा हुआ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 38 की हम बात करते हैं, कर रहा है साक्षी का प्रति परीक्षण। अब किसकी बात कर रहे हैं साथियों, तो हम बात कर रहे हैं साक्षियों के प्रति परीक्षण के बारे में। अब जो साक्षियों का प्रति परीक्षण है, ऑप्शन ए देखिए क्या कर रहे हैं, कर सुसंगत तथ्यों से संबंधित होना चाहिए एवं साक्षी द्वारा मुख्य परीक्षण में किए गए कथन की सीमा में होना चाहिए। ऑप्शन बी की बात कर रहा है सुसंगत तथ्य से संबंधित होना चाहिए एवं साक्षी के मुख्य परीक्षण में किए गए कथन की सीमा में होना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन सी की बात कर रहे हैं सुसंगत तथ्य से संबंधित हो किंतु साक्षी के मुख्य परीक्षण के कथन से संबंधित अवश्य होना चाहिए। ऑप्शन डी सुसंगत तथ्य से संबंधित होने एवं साक्षी के मुख्य परीक्षण के कथन की सीमा में भी होने की आवश्यकता नहीं है। साथियों अगर हम क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं तो बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा साथियों, बी वाला करेक्ट आंसर होगा। और आप कहेंगे कि कहाँ दिया है, तो मैं कहूँगा सेक्शन नंबर 137 को आप ऑब्जर्व करिए और सेक्शन नंबर 138 को आप ऑब्जर्व करिए, वहाँ पे एज यूजुअल आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 39 की हम बात करते हैं। कह रहा है कि किसकी बात कर रहा है साथियों, तो कह रहा है साक्षी का पुनर्परीक्षण की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, कह रहा है साक्षी का पुनर्परीक्षण। ऑप्शन ए की हम बात करते हैं, कह रहा है
मुख्य परीक्षा में छोड़े गए अंशों को पूर्ण करने के उद्देश्य से हो सकता है। ऑप्शन बी, प्रति परीक्षा में विवरणों को स्पष्ट करने के उद्देश्य से हो सकता है। ऑप्शन सी, मुख्य परीक्षा के विवरणों को स्पष्ट करने के उद्देश्य से हो सकता है। और ऑप्शन डी, ऊपर के सभी की बात कर रहा है। तो साथियों 39 का आपका क्या होगा, 39 का आपका बी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं सेक्शन की, तो सेक्शन नंबर 138 यहाँ पे करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की अगर हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 40 में आपको देखिए कह रहा है निम्न में से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन से आपका क्वेश्चन पूछ दिया कि निम्न में से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए वाला आपका देखिए कह रहा है कि संघीय लोक सेवा आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी योजना आयोग और ऑप्शन सी डी चुनाव आयोग। साथियों हम सभी का आपको सेक्शन से यहाँ पे मैं आर्टिकल आपको यहाँ पे बताता हुआ चल रहा हूँ। अगर हम संघ लोक सेवा आयोग की बात करते हैं, तो साथियों इसका जो आर्टिकल होगा आर्टिकल नंबर 315 होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। अगर हम वित्त आयोग की बात करते हैं साथियों किसकी, तो ये आर्टिकल नंबर 280 के अंतर्गत आपको प्रोवाइड किया गया है। अगर हम बात करते हैं चुनाव आयोग की, तो ये 324 के अंतर्गत प्रोवाइड किया गया है। लेकिन जब हम बात करते हैं योजना आयोग की, ये साथियों क्या है, ये हमारा थिंक टैंक है। क्या है ये हमारा, ये थिंक टैंक है और इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी जिक्र नहीं किया गया है, इसको बाहर से बनाया गया है। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी वाला ही इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि क्वेश्चन में हमारा था कि निम्न में से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है, तो ये योजना आयोग जो है, अब योजना आयोग के जगह पे अब नीति आयोग को ला दिया गया है, इसीलिए ये हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 की हम बात करते हैं। कर भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति पर अधिकार होता है। संपत्ति पर अधिकार किसका होता है साथियों, तो संपत्ति पर अधिकार की बात करते हैं तो ये मूलभूत अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, इनमें से कोई नहीं। साथियों ये क्या है हमारा, ये संवैधानिक अधिकार है। पहले हमारा क्या हुआ था, तो पहले ये हमारा फंडामेंटल राइट हुआ करता था। लेकिन 300 कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44 हुआ था, तो इसको हमारे फंडामेंटल राइट से निकाल करके इसको कहाँ डाल दिया गया, इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 300 कैपिटल ए के अंतर्गत डाल दिया गया। और ये हमारा अब क्या हो गया साथियों, अब हमारा ये लीगल राइट हो गया, अब हमारा ये फंडामेंटल राइट नहीं रह गया। किसकी बात कर रहे हैं, तो जो संपत्ति का अधिकार है, पहले संपत्ति का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 42 को ऑब्जर्व करिए, कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य को यह आदेश दिया गया है कि उचित विधान अथवा योजना के द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने हेतु सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी नागरिक आर्थिक अथवा अन्य अयोग्यता के कारण से न्याय प्राप्त के अवसर से वह वंचित हो जाए। तो ये कहाँ पे आपको दिया गया है, ऑप्शन ए दे रहा है 39, ऑप्शन बी दे रहा है 39 ए की बात कर रहा है, ऑप्शन सी दे रहा है 43 और ऑप्शन सी डी दे रहा है 43 ए। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये कहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, तो निःशुल्क एवं विधिक कानून की सहायता हम बात करते हैं तो 39 ए में इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी होगा। और साथियों इसका जो स्टार्ट करवाया गया था फ्री लीगल एड के बारे में, वो जस्टिस पीएन भगवती और जस्टिस कृष्णा अय्यर साहब के द्वारा ही क्या कराया गया था, इसके फादर माने जाते हैं फ्री लीगल एड के। क्वेश्चन नंबर 43 की हम बात करते हैं, कह रहा है शिक्षा का अधिकार संविधान में निम्न अनुच्छेदों के अंतर्गत मूलभूत अधिकार है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूलभूत अधिकार है साथियों, आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा के अधिकार को इनिशियल स्टेज में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डाला नहीं गया था। ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था। क्या हुआ था साथियों, तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था और इसी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ इसको क्या किया गया था, डाला गया था। ये आर्टिकल नंबर 14 इनिशियल स्टेज से था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, आर्टिकल नंबर 16 भी था, आर्टिकल नंबर 30 भी था। ये अनुच्छेद 21 ए जो है इसको शिक्षा के अधिकार के रूप में डाला गया है। यही हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। तो इस प्रकार से भी कुछ चीज़ों को आप समझते चलिए। क्वेश्चन नंबर 44 की हम बात करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात की घोषणा की जाती है। तो आपात की जो घोषणा होती है ये कैसे की जाती है साथियों, यहाँ पे ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन सी संघीय काबीना मीन्स की संघीय कैबिनेट मंत्रिमंडल के निर्णय के द्वारा, लिखित सूचना प्राप्त करने पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, और ऑप्शन डी संघीय जो कैबिनेट मंत्रिमंडल के द्वारा निर्णय के अनुसार प्रधानमंत्री के द्वारा। तो 44 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों सी वाला ही आपका करेक्ट आंसर होगा और इसी के आधार पर किया जाता है। अगर आर्टिकल की हम बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 352 की बात यहाँ पे कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 45 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग किया जा सकता है। किसको साथियों? लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ऑप्शन इसका क्या होगा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, ऑप्शन बी संघीय कैबिनेट के निर्णय के उपरांत प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति के द्वारा और ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो साथियों 45 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये डी वाला ही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। कह रहा है कि उद्देशिका संविधान की आधारभूत विशेषता है, यह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किस मामले में उठाया गया था? तो साथियों अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका ऑप्शन गोलकनाथ, मेनका गांधी, स्वर्ण सिंह और केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का मामला था और इसका 46 वाले का डी वाला ही करेक्ट आंसर आपका होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40 इसी में बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई थी। साथियों क्वेश्चन नंबर 47 की हम बात करते हैं। कह रहा है भारत का संविधान के अनुच्छेद 19(1)(d) के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से संपूर्ण भारत के भूभाग पर विचारण का अधिकार है। यह अधिकार किसका है? साथियों कैसा अधिकार है? तो यह कतिपय एवं विशिष्ट उद्देश्य हेतु युक्ति प्रतिबंध के विषय का हो सकता है और 47 नंबर का ए वाला ही आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है? तो मैं कहूँगा आर्टिकल नंबर 19(1) सब क्लॉज डी को अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है और आर्टिकल 19 सब क्लॉज 5 को आप देखते हैं तो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन नंबर 48 की अगर हम बात करते हैं तो क्या कह रहा है? कह रहा है एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को जजों का हस्तांतरण किया जा सकता है। मीन्स की ट्रांसफर की बात करता है एक जज का दूसरे कोर्ट में। ऑप्शन ए संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, ऑप्शन सी संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा और ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। साथियों यही इसका करेक्ट आंसर होगा। और आर्टिकल की बात करेंगे तो मैं कहूँगा 222 नंबर आर्टिकल के अंतर्गत ये आपको देखने के लिए मिलता है। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का विस्तार संविधान के किस भाग में पाया जाता है? तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये डी में पाया जाता है और इसको डीपीएसपी के नाम से हम लोग जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं साथियों? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जानते हैं। साथियों ये जो मैंने सेशन रखा है इसका मैंने नाम दिया है, ये जो मैं सेशन लेकर आया हूँ साथियों इसका मैंने नाम दिया है पार्ट फर्स्ट। क्या नाम दिया है साथियों? इसका मैंने नाम पार्ट फर्स्ट दिया है। पार्ट सेकंड देखना है तो साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल बटन तो जरूर दबा दें कि कोई भी लेटेस्ट अपडेट मैं लेकर के आ रहा हूं। जो 51 नंबर से आपका क्वेश्चन बच रहा है, 51 नंबर से 100 नंबर तक का क्वेश्चन साथियों उसको मैं पार्ट 2 में लेकर के आऊँगा। कहाँ पे लेकर के आऊँगा साथियों? पार्ट 2 में, क्योंकि ये पार्ट ऑलरेडी अपने आप में बड़ा हो जा रहा है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।